सुरजी, कृपा करके धीरे से संदूक खोलिए। अगर आज सासू माँ जीवित होती तो ये देखकर उनकी जान ही निकल जाती। मैं लगातार विनती कर रही थी, पर ससुर जी ने मेरी एक ना मानी। जो उनके दिल में था, उस दिन उन्होंने वो सब कर ही डाला। आखिर ये सब हुआ कैसे? वह पूरी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी। मेरा नाम माया है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं और मेरे ससुर जी पुणे के एक मकान में रहते हैं। 1 वर्ष पहले ही मेरी सासू माँ का बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके जाने के बाद से ससुर जी बेहद गुमसुम रहने लगे थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या के सभी काम छोड़ दिए थे और अधिकांश समय घर पर खामोशी बैठे रहते थे। मेरे पति कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए थे और तब से मैं एक विधवा का जीवन अपने ससुर जी के साथ ही गुजार रही हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं हर रोज घर का सारा काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। मेरे जीवन में अब कोई अपना कहने वाला नहीं था। पति नहीं रहे, माता पिता भी नहीं थे और अब सासू माँ भी चली गई। शादी से पहले मेरा एक प्रेमी था, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया था। उस घटना के बाद से प्यार जैसी भावनाओं से मेरा विश्वास ही समाप्त हो गया था। सच कहूं तो मेरे जीवन में केवल अंधकार ही बचा था। ससुर जी का अकेलापन मुझे बहुत चुभता था। मैं चाहती थी कि वह दोबारा पहले की तरह हंसते बोलते हुए अपनी जिंदगी जिए। पहले वह अपने मित्रों से मिलते थे, उनके साथ बाहर जाते थे, पर सासू माँ के निधन के बाद उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। ज्यादा से ज्यादा पास की दुकान तक सब्जी लेने चले जाते। बस बाकी समय वे टीवी देखते रहते थे। क्राइम शो उनका पसंदीदा कार्यक्रम था। जब भी मैं ऑफिस से लौटती तो उन्हें वही देखते हुए पाती। मुझे वो कार्यक्रम कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें हमेशा किसी न किसी महिला के साथ कुछ गलत ही दिखाया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी, क्या मैं उन्हें फिर से पहले जैसा बना सकती हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे उनकी बेरंग जिंदगी में फिर से खुशियाँ भर सकूं? एक रात की बात है, लगभग 2 बजे होंगे। मैं पानी पीने के लिए उठी। ससुर जी ऊपर के कमरे में सोते थे और मैं नीचे वाले कमरे में। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। घर में घना अंधेरा था। मैं डर गई। अगर मैं सीधे ऊपर जाती तो ससुर जी जाग जाते या घबरा सकते थे। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बिना आहट किए सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने उसे हल्के से धकेला और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गई। ससुर जी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी। उनके एक हाथ में उनका छोटा सा खिलाड़ी था और दूसरे हाथ में मोबाइल। वह मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हुए उस खिलाड़ी को सहला रहे थे। शायद इसी दौरान बिस्तर के पास रखा पानी का गिलास उनके हाथ से लगकर गिर गया था, लेकिन उन्हें उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। वह इतने तल्लीन थे कि दरवाजा खुलने की आहट भी नहीं सुनी। ससुर जी वीडियो देखते देखते खिलाड़ी के सिर पर तेल से मालिश कर रहे थे, जिससे वो पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। सच तो ये है कि मुझे वहां से चुपचाप लौट जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस अवस्था में देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसलिए मैं वहीं खड़ी रही और बिना कोई आवाज किए उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी गति और तेज कर दी। उनके चेहरे पर कई तरह के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर कुछ ही पलों में उन्होंने एक गहरी सांस ली और खिलाड़ी ने अचानक से उल्टी कर दी, जैसे किसी पाइप से पानी का फवारा छूटा हो। उल्टी करने के बाद खिलाड़ी शांत हो गया। उन्होंने मोबाइल एक तरफ रखा और वैसे ही लेट गए। मैं धीरे से वहां से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। नीचे आकर जो मैंने देखा और महसूस किया, उस पर यकीन करना मुश्किल था कि ससुर जी ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो स्वाभाविक है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ससुर जी एक पुरुष हैं, और अगर एक पुरुष अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस तरह करता है तो इसमें गलत क्या है? किसी लड़की को परेशान करने से तो ये कहीं बेहतर है। ऐसा सोचकर मुझे ये सब ठीक लगा। मैं सोचने लगी कि 1.5 साल हो गए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, तो उनकी इच्छा तो होती ही होगी। इसमें बुराई क्या है?
अब जब उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा तो अपने खिलाड़ी का सहारा लेना ही पड़ेगा। वह और कर भी क्या सकते हैं। ऐसा सोचते मेरे मन में ख्याल आया कि इसका और क्या समाधान हो सकता है। तभी मुझे याद आया कि ससुर जी अपने खिलाड़ी को सहलाते हुए बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। मैंने उन्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। तब मुझे यकीन हो गया और समझ आया कि ससुर जी को असल में क्या चाहिए। यही वह एक चीज थी जो उन्हें फिर से पहले की तरह खुश कर सकती थी। मैं बहुत देर तक इस बारे में सोचती रही कि मैं ससुर जी को खुश कैसे रख सकती हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अगर उनके जीवन में कोई साथी आ जाए तो वह कितने खुश रहेंगे, ये सोचते मैं सो गई। अगली सुबह जब ससुर जी नहाने गए तो मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। अचानक मुझे कल रात का दृश्य याद आया और मेरे मन में विचार आया कि एक बार देखूं तो सही कि ससुर जी मोबाइल में किस तरह के वीडियो देखते हैं। सुबह का समय था। ससुर जी बाथरूम में थे और मैं रसोई में चाय बना रही थी। लेकिन मेरा ध्यान उसी रात के दृश्य पर अटका हुआ था। मुझे अब उनकी तन्हाई का एहसास हो रहा था। एक स्त्री जब अकेली होती है तो सब उसके दुख को समझते हैं, लेकिन एक पुरुष जब अकेला होता है तो उसे बस मजबूत बने रहने के लिए कहा जाता है। वह अंदर से कितना टूट चुका है ये कोई नहीं जानना चाहता। मैंने धीरे से ससुर जी का मोबाइल उठाया। फोन पर लॉक नहीं था। हिस्ट्री खोली तो कुछ वीडियो के नाम दिखे। कुछ वैसे ही थे जैसा मैंने रात में सोचा था, लेकिन उनमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं थी। सब में भावनाएं थी। मुझे आश्चर्य हुआ। शायद वह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी खोज रहे थे। उसी दिन मैंने पहली बार उनके लिए अपने हाथों से दोपहर का भोजन बनाया, थोड़ा और ज्यादा प्यार से। जब मैंने उन्हें खाना परोसा तो उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। बहुत समय बाद उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। माया, तुम बहुत थक जाती हो, आराम भी कर लिया करो, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराई। आपके लिए जो भी करती हूँ उसमें थकावट नहीं होती। वह कुछ नहीं बोले, बस एक लंबी सांस ली। शायद उनके मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। उस रात मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उन्हें फिर से जीने की एक वजह दे सकती हूँ, और क्या वो वजह है मैं खुद बन सकती हूँ। इन्हीं सवालों में घिरी हुई मैं उस रात सो गई। अगली सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी, लेकिन मेरा ध्यान ऊपर वाले कमरे की तरफ ही था। ससुर जी नहाने गए थे और उनका मोबाइल नीचे मेज पर रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मेरे हाथ अपने आप उस फोन की तरफ बढ़ गए। फोन अनलॉक था। मैं सीधे वीडियो प्लेयर में गई और वहां कुछ नाम देखे। रोमांटिक कहानी, ससुर बहू का प्यार, पिता बेटी की कहानी। ये देखकर मेरी सांसें थम गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में कोई भारी पत्थर रख दिया हो। पर हैरानी की बात ये थी कि यह कोई जबरदस्ती वाले सीन नहीं थे। जो वीडियो थे उनमें स्त्री को सम्मान दिया गया था, उसकी इच्छा पूछी गई थी। ससुर जी केवल अपनी भावनाओं के लिए ये सब देख रहे थे, ना कि किसी हवस के लिए। मैंने फोन बंद कर दिया, पर मेरा दिमाग अब सवालों से घिर चुका था। क्या वह मुझ में ही वह सब देखने लगे हैं? क्या वह मुझे एक औरत की तरह महसूस करने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं उनके लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ? उस शाम जब मैं ऑफिस से लौटी, ससुर जी हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठे थे। मैंने जाकर उनका हाथ छुआ। आपने आज कुछ खाया भी है? वह चौंके नहीं, बस बोले, तेरा हाथ बहुत गर्म है, सब ठीक तो है ना? मैंने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। वो थोड़े घबरा गए। क्या हुआ? मैंने कहा, कल रात मैंने आपको ऊपर देखा था। अब कमरे में एकदम खामोशी छा गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीमी आवाज में बोले, मैं माफी चाहता हूँ बेटी। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप एक इंसान हैं और इंसान की अपनी जरूरतें होती है। मैं समझती हूँ ससुर जी, और शायद यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ।
जो ये सब महसूस करती है। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों अकेले हैं। क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? एक पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गए। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, माया, ये रास्ता बहुत कठिन है। लोग क्या कहेंगे? मैंने उनकी उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया और बोली, लोगों को ये जिंदगी नहीं जीनी है, हमें जीनी है। उस शाम जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने उसे झटके से हटाया नहीं, बल्कि कुछ सेकंड के लिए थामे रखा। उनकी हथेली की गर्माहट मेरी उंगलियों से बातें कर रही थी। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द जैसे उनके गले में ही अटक गए। मैंने धीरे से कहा, सच बताइए, जब उस दिन आपने मुझे पहली बार साड़ी में देखा था, क्या आपको कुछ महसूस हुआ था? उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली। फिर बहुत धीरे से बोले, हर दिन माया, हर दिन मैं खुद को रोकता हूँ, क्योंकि तू मेरे बेटे की। मैंने उनका चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया। मैं अब सिर्फ किसी की विधवा नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ, और अब मैं और अकेली नहीं रहना चाहती। वह मेरी आंखों में कुछ तलाश रहे थे, शायद इजाजत, शायद माफी। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने पेट पर रखा। यहाँ अब कोई बोझ नहीं है, अब जो भी होगा वह हमारी अपनी मर्जी से होगा। वो कांप उठे, माया तू। मैंने उनकी बात फिर काट दी। अब तू नहीं, बस हम। मैंने पहली बार उनके गले लगकर अपने मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। रात के 11 बजे 30 मिनट हो चुके थे। घर की बत्तियां बुझ चुकी थी। हम दोनों चुपचाप अपने अपने कमरों में थे, लेकिन नींद ना मेरी आंखों में थी ना उनकी। कुछ देर बाद ऊपर से उनके कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला नहीं, बस हल्का सा खटका। मैंने दरवाजा खोला। वो वही खड़े थे, एक सफेद कुर्ते में, बिना चप्पल के, जैसे कुछ कहने आए हो और रास्ते में ही भूल गए हो। मैंने बिना कुछ पूछे उन्हें अंदर बुलाया। कमरे में बस एक छोटी सी नाइट लाइट चल रही थी। मैंने धीमे से पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, आज कुछ और चाहिए, गरम, अपनेपन वाला। मैंने बिना कोई जवाब दिए उनकी उंगलियां थामी और उन्हें बिस्तर की ओर ले गई। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, डरिए मत, मैं चाहती हूं कि आज आप सिर्फ अपने लिए जिए। मैंने उनके चेहरे पर हाथ फेरा। बूढ़ी झुर्रियों में एक दर्द छिपा था, अकेलेपन का, अपराध बोध का, और कहीं दबी हुई एक उम्मीद का। मैंने उन्हें अपने करीब आने दिया। पहली बार हमारी सांसें एक दूसरे को महसूस कर रही थी। फिर वो बोले, माया, अगर मेरा खिलाड़ी नहीं माना तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी जरूरी होता है। ससुर जी मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में संकोच था, पर उनके हाथों में एक अनजानी बेचैनी। धीरे धीरे उनका खिलाड़ी बेकाबू होने लगा, लेकिन उसमें कमजोरी नहीं थी, उसमें अकेलेपन की एक पूरी कहानी छिपी थी। मैंने हल्के से अपने हाथ उनकी छाती पर रखे। वह कांप उठे। आप कांप रहे हैं, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, तेरे पास आना गुनाह तो नहीं है ना? मैंने उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अगर ये 7 गुनाह है तो हाँ, मैं ये गुनाह हर रात करना चाहती हूँ। सुबह 13:03 तक खिलाड़ी और गुफा बिना किसी रुकावट के आपस में मिलते रहे। दोनों के बीच कई शानदार मैच हुए। मैच खत्म होते रहे और फिर से शुरू होते रहे। खिलाड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हमने एक दूसरे में वो हिस्सा पा लिया है जो हम खुद में खो चुके थे। फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर बस इतना कहा, अब हम अधूरे नहीं हैं, अब हम सिर्फ हम हैं। बाहर की दुनिया अब भी वैसी ही थी, मोहल्ले का शोर, लोगों की बातें, पर उनके कमरे में एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां कोई रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था, बस एहसासों का था। कभी कभी रिश्ते समाज से नहीं बल्कि जरूरत से जन्म लेते हैं, और वे किसी नाम से नहीं, बस एक स्पर्श से पूरे हो जाते हैं। अगर मेरी कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो यूं ही चुपचाप मत देखो, एक तड़कता भगता सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब ऐसे दबाओ जैसे मुझे छू रहे हो।
जल्दी ही मैं आपके साथ लाइव आने वाली हूँ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं लाइव आऊंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, अगर शेयर करना भूल गए तो ये कहानी उन तक नहीं पहुंच पाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जल्दी से शेयर भी कर दो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आई लव यू फ्रेंड्स। बाय बाय।